नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बंगाल की खाड़ी में 2 दिसंबर को ही उठने वाला साइक्लोन मिचोंग मंगलवार 5 दिसंबर को तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्र तट से टकरा सकता है। अनुमान है ये सुबह 12 बजे से ही पहले ही टकरा सकता है। इस दौरान हवा की रफ्तार 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने इसको लेकर चेतावनी जारी की है। इसमें इससे जुड़े खतरों को लेकर आगाह किया गया है। बंगाल की खाड़ी से पूर्वी तट की ओर बढ़ते इस चक्रवाती तूफान ने तबाही शुरू कर दी है। इसके कारण तमिलनाडु में भारी बारिश हो रही है। बता दें, तमिलनाडु के चेन्नई, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, नागापट्टिनम, तिरुवल्लुर आदि जगहों पर इसके कारण बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की जीत का श्रेय उन मुद्दों को दिया जा रहा है जिनकी पहचान कांग्रेस के मुख्य रणनीतिकार सुनील कनगोलू ने की थी। बता दें, सुनील ने कर्नाटक में भी उन मुद्दों की पहचान की थी जिन्हें लेकर लोग बीजेपी सरकार से नाराज थे। इसके बाद पार्टी वहां 5 गारंटियां लेकर आई थी जिसके दम पर उसे चुनाव जीतने में मदद मिली थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिन सुनील कनगोलू की रणनीति का इस्तेमाल कांग्रेस ने तेलंगाना में बीआरएस को हटाने के लिए किया, उनका इस्तेमाल मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से क्यों नहीं किया गया, जबकि इसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा है। कहा जा रहा है कि कनगोलू ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी कदम रखा था, लेकिन क्षेत्रीय छत्रप अशोक गहलोत और कमलनाथ कथित तौर पर चुनाव रणनीतिकार को लेकर एकमत नहीं थे। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान चुनावों से पहले कनगोलू ने संभावित उम्मीदवारों की जीत की संभावना के बारे में आकलन किया था, लेकिन गहलोत कथित तौर पर उनके सुझावों से सहमत नहीं हुए। सूत्रों का कहना है कि कर्नाटक और तेलंगाना में कनगोलू की सफलता उन्हें दी गई खुली छूट और उनकी टीम को स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति का नतीजा था। बता दें, सुनील कनगोलू ने चुनावी रणनीति बनाने में उस समय महारत हासिल की जब वो प्रशांत किशोर की उस टीम में शामिल थे जिसने 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रचार अभियान संभाला था। उस दौरान नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद सुनील ने 2019 लोकसभा चुनाव में डीएमके के साथ काम किया। फिर 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में एआईएडीएमके के साथ जुड़े। वहीं कर्नाटक और तेलंगाना को कांग्रेस की झोली में डालने के बाद सुनील को लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी द्वारा अधिक जिम्मेदारियां दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंदी पट्टी में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस को संदेश दिया है। उन्होंने दावा किया कि अगर विपक्षी दलों के बीच उचित सीट बंटवारा हुआ तो बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाएगी। उन्होंने कहा, एक रणनीति को अंतिम रूप देना होगा। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे पर उचित सहमति बनती है तो भगवा पार्टी केंद्र में सत्ता बरकरार नहीं रख पाएगी। ममता की पार्टी टीएमसी ने दावा किया है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत भगवा पार्टी के सफलता की कहानी से ज्यादा कांग्रेस की विफलता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने राजस्थान में भाजपा की जीत का श्रेय राज्य में विपक्षी वोटों के विभाजन को दिया। उन्होंने ये भी दावा किया कि भाजपा के पास खुश होने का कोई कारण नहीं है क्योंकि उसका जीत का अंतर बहुत कम है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कांग्रेस की हार से मायूस लोगों को संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि चुनावी हार से थोड़ा मायूस होना स्वाभाविक है, लेकिन मायूसी छोड़ हौसले को बुलंद कीजिए। कुछ बातें याद रखिएगा। एक क्षेत्रीय दल से तेलंगाना जीतना बहुत बड़ी बात है। हमें 4 राज्यों में भाजपा से 10 लाख ज्यादा वोट मिले हैं। 40% वोटरों ने अपना विश्वास हम में जताया है। 2003 में कांग्रेस यही सारे राज्य हार गई थी और फिर 2004 में अपनी सरकार बनाई थी। आगे 2024 की निर्णायक लड़ाई है और वो हमें जरूर जीतेंगे। उन्होंने कहा कि मुद्दों की राजनीति करना आसान नहीं, मोहब्बत की बात करना आसान नहीं, सत्य का सिपाही बनना आसान नहीं, लेकिन इतिहास साक्षी है, अंत में सत्य और साहस की जीत होती है। लड़ेंगे और जीतेंगे। बता दें, इससे पहले उन्होंने बताया था कि 4 राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस को वोट कितने मिले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 4 करोड़ 90 लाख से ऊपर वोट मिले, जबकि बीजेपी को 4 करोड़ 81 लाख से ऊपर मिले। मतलब वोट कांग्रेस को ज्यादा मिले। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 115 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिला है। सीएम फेस के बिना लड़े गए चुनाव के बाद अब मुख्यमंत्री के लिए दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री के दौर में 6 से ज्यादा नाम चर्चाओं में बने हुए हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोमवार को अपने आवास पर 20 से ज्यादा विधायकों से मुलाकात की है। वसुंधरा राजे को सूबे की कमान मिलेगी या कोई नया चेहरा बीजेपी से मुख्यमंत्री बनेगा, ये सवाल अभी भी बरकरार है।
इस बीच वसुंधरा राजे की समर्थक विधायकों से हुई मुलाकात राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं में है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने भी वसुंधरा राजे से मुलाकात की है। वसुंधरा राजे के आवास पर मुलाकात करने पहुंचे वैर सीट से विधायक बहादुर सिंह कोहली ने मुख्यमंत्री पद के लिए वसुंधरा राजे के नाम का समर्थन कर दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, जो जनता की मांग है वो वसुंधरा जी हैं। वसुंधरा जी को सीएम बनाना चाहिए। हम लोग उनको मजबूत करने के लिए आए हैं। राजस्थान में बीजेपी जीत गई है। अब लोगों की नजर इस बात पर अटकी हुई है कि सीएम फेस कौन होगा। सीएम की रेस में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, राजसमंद की सांसद दिया कुमारी, जोधपुर सीट पर सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को हराने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता राजेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व आईएएस और केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन मेघवाल के साथ साथ अलवर जिले के तिजारा सीट से विधायक बने बालकनाथ का नाम भी चल रहा है। बालकनाथ का नाम काफी उछाला जा रहा है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए संसद परिसर में सोमवार को जब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी कैमरे पर बीजेपी सांसद बालकनाथ के साथ दिखाई दिए तो उन्होंने कहा, राजस्थान के सीएम बन रहे हैं ना। जब सांसद बालकनाथ से पूछा गया कि सीएम बनने के बाद वो पहला काम क्या करेंगे, तो जवाब में उन्होंने इस सवाल को हंसी में टाल दिया। हालांकि राजस्थान में चुनावी नतीजे आने के बाद भी पत्रकारों ने जब उनसे मुख्यमंत्री पद को लेकर सवाल किया था और पूछा था कि आपका नाम भी सीएम के रेस में लिया जा रहा है, इसके जवाब में उन्होंने कहा था, हमारा सब कुछ प्रधानमंत्री जी हैं और सब उनकी देखरेख में चलेगा। उनकी देखरेख और विजन के साथ देश आगे बढ़ेगा। राजस्थान के निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने उन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने गहलोत को विधानसभा चुनावों में हार के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उनका अनुभव, जादू और योजनाएं कांग्रेस को सत्ता में वापस नहीं ला सकी। उन्होंने गहलोत पर आलाकमान के साथ फरेब करने, ऊपर सही फीडबैक ना पहुंचने देने, किसी को विकल्प तक ना बनने देने जैसे आरोप भी लगाए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि गहलोत बदलाव नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि आज के नतीजे तय थे। मैं स्वयं मुख्यमंत्री को ये पहले बता चुका था, कई बार आगाह कर चुका था, लेकिन उन्हें कोई ऐसी सलाह या व्यक्ति अपने साथ नहीं चाहिए था जो सच बताए। उन्होंने कहा कि मैं नतीजों से आहत जरूर हूं, लेकिन अचंभित नहीं। कांग्रेस राजस्थान में निसंदेह रिवाज बदल सकती थी, लेकिन अशोक गहलोत कभी कोई बदलाव नहीं चाहते थे। ये कांग्रेस की नहीं बल्कि अशोक गहलोत की शिकस्त है। इंडिया गठबंधन की 6 दिसंबर को एक अहम बैठक होने जा रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस ने ही इस बैठक को बुलाया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बैठक का हिस्सा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं बनने वाली हैं। तर्क दिया गया है कि पहले से उन्हें इस बैठक की कोई जानकारी नहीं दी गई और उनके दूसरे कार्यक्रम पहले से तय चल रहे हैं। फिर सवाल उठ रहा है कि क्या चुनावी हार के बाद विपक्षी कुनबा बिखर जाएगा। बता दें, कांग्रेस के हार के बाद गठबंधन में एक बार फिर लीडरशिप को लेकर बड़ा हंगामा होने लगा है। जदयू नीतीश कुमार का नाम जोर शोर से उठा रही है, वहीं बाकी पार्टियां भी कांग्रेस से कुछ खास खुश नहीं है। बता दें, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल पहले से ही कांग्रेस के खिलाफ चुनाव में उतर गए थे। अब देखना होगा कि 2024 के लिए विपक्षी कुनबा एक कैसे होता है और सीट शेयरिंग को लेकर क्या हंगामा होने जा रहा है। मिजोरम में विपक्षी गठबंधन जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने 27 सीटें जीतकर राज्य में बहुमत हासिल कर लिया है। मुख्यमंत्री जोरामथंगा अपनी सीट पर चुनाव हार गए हैं। आइजोल ईस्ट 1 से जेडपीएम के लालथन सांगा 2000 से अधिक वोटों के अंतर से जीत गए हैं। जेडपीएम ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 40 में से 27 सीटें जीती हैं। वहीं जोरामथंगा के मिजो एमएनएफ ने 10 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती है और भाजपा ने 2 सीटें जीती हैं। वहीं शाम को मौजूदा सीएम जोरामथंगा ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब सबकी निगाहें 5 राज्यों यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में मुख्यमंत्री पद के चेहरों की घोषणा पर टिकी हुई हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, ये लड़ाई लंबी है। उन्होंने कहा कि हम लोग निराश नहीं हैं। राजनीति में, लोकतंत्र में इस तरह के नतीजे आते हैं। जिस लोकसभा के क्षेत्र में मैं बैठा हूं, वहां अगर बीजेपी 5 लाख वोटों से अगर जीतती है, तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान हो रहा है। उन्होंने कहा कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निराश हैं, जिनकी उम्मीद टूटी है। ये राजनीति में नतीजे आए हैं। जो भी राजनीतिक पार्टी रहेगी वो उन्हें स्वीकार करेगी।
उन्होंने कहा कि लड़ाई लंबी है। इन परिणामों से हमें और जिन लोगों को बीजेपी का मुकाबला करना है उन्हें बहुत तैयारी करनी होगी, बहुत अनुशासन में रहकर उन चीज़ों का मुकाबला करना होगा जिस रणनीति के तहत बीजेपी इतना बहुमत पा रही है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में नतीजे दूसरे होंगे। हैदराबाद में सोमवार 4 दिसंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद प्रभारी डीके शिव कुमार ने बताया कि तेलंगाना के विधायकों ने आम सहमति से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने की जिम्मेदारी छोड़ दी है। विधायकों ने तमाम नामों पर विचार के बाद आलाकमान पर फैसला छोड़ दिया। तेलंगाना प्रभारी डीके शिव कुमार के अलावा कांग्रेस नेता अजय कुमार पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में सोमवार सुबह ही पहुंच गए थे। बता दें, रेवंत रेड्डी सबसे आगे हैं, लेकिन पार्टी के सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्क ने भी शीर्ष पद के लिए अपनी महत्वाकांक्षाएं स्पष्ट कर दी हैं। सूत्रों ने कहा कि एक सुझाव ये है कि पार्टी को कर्नाटक का रास्ता अपनाना चाहिए, जहां एक नेता को मुख्यमंत्री पद मिलेगा वहीं दूसरे को राज्य का डिप्टी सीएम नियुक्त किया जाएगा। रविवार को 3 मुख्य राज्यों में बीजेपी की जीत का असर सीधे अडानी ग्रुप पर दिखने लगा है। रविवार को बीजेपी जीती और सोमवार को इसका जश्न शेयर मार्केट में देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी ने जहां रिकॉर्ड लेवल को छुआ, जबकि अडानी ग्रुप के स्टॉक भी सोमवार को कारोबारी सत्र में 3 से 10% तक बढ़े। सोमवार को हुई बढ़ोतरी के बाद अडानी ग्रुप की ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन 12 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया। बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ग्रे अडानी ग्रुप के लिए यह मार्केट कैप एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं मार्केट विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत से एक बार फिर 2024 में बीजेपी की सत्ता में लौटने की उम्मीदों को मजबूती मिली है, जिसके चलते निवेशकों में उत्साह देखा गया। मणिपुर के तेंगनौपाल जिले में आज सोमवार को उग्रवादियों के 2 समूहों के बीच हुई गोलीबारी में कम से कम 13 लोग मारे गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों को अब तक 13 शव मिले हैं। मारे गए लोगों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई है। सोमवार को राज्यसभा में प्रस्ताव पास कर निलंबन वापस ले लिया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर राघव चड्ढा ने कहा, 11 अगस्त 2023 को मुझे राज्यसभा से सस्पेंड किया गया था, यानी कि भारत की संसद से निलंबित कर दिया गया था। अपने सस्पेंशन को समाप्त करने के लिए और फिर से संसद के अंदर जाकर अपनी आवाज उठाने के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अपने निलंबन के संदर्भ में एक याचिका मैंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया और उसमें हस्तक्षेप किया। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मेरी सस्पेंशन समाप्त हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आए चुनावी नतीजों के हवाले से संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्षी पार्टियों पर टिप्पणी की। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह कर रहा हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके आएं। सदन में जो भी बिल रखे जाएं उस पर गहन चर्चा हो। उन्होंने कहा कि अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो ये विपक्ष में बैठे हुए साथियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय से सीखकर पिछले 9 सालों में चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़कर इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनकी तरफ देखने को दृष्टिकोण बदलेगा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।